हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की हमारी जो क्लास थी वो चल रही थी। हम लोग इकोनॉमिक्स का एक प्रीमियम बैच आपको पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे आपको अभी बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ना मिल रहा है, तो इसका आप लोग लाभ उठाएं। ठीक है, ये आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस जो आने वाली है यूपीएससी के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो स्टेट पीसीएस और बाकी अगर आप देखें तो वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इसी को हमने पढ़ा था। पिछली 2 क्लास हमने एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, समझा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आज भूमि सुधार किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं, इनिशियल लेवल पे प्रयास किए गए हैं और पहले किए गए थे और अभी भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं कोशिश करेंगे वो सारे यहाँ से कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले हमने जो प्रीवियस टॉपिक देखा था वो हमने भूमि के बारे में डेफिनेशन देख ली थी कि भूमि क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से कारक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये कारक देखे थे कि जलवायु इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कहीं भी कृषि की पैदावार के लिए वहाँ उपस्थित जलवायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है ना। फिर वहाँ की मिट्टी काली मृदा है, पीली मृदा है, ठीक है, उसके अलावा कैसी जलोढ़ मृदा है, तो ये मिट्टी भी वहाँ की इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि कहीं मरुस्थल में जाके आप गेहूं की फसल उगाने के बारे में सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ के संस्थागत कारक कि वहाँ पे भूमि धारिता कैसी है, लोगों के पास किस प्रकार की भूमि है, ठीक है, जोते छोटी जोते हैं, बड़ी जोते हैं, और भूमि सुधार वहाँ पे क्या क्या किए गए ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ढांचागत कारक हमने समझे थे क्या क्या है ना, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जरूरी होता है, वहाँ बिजली की किस प्रकार की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, ठीक है, अगर किसान को बीज अच्छे किस्म का बीज चाहिए तो वहाँ पे क्रेडिट की किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, सरकार किस प्रकार से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराती है, और अगर सरकार से ऋण उपलब्ध ना हो तो किसान किस प्रकार से असंगठित क्षेत्र जैसे कि साहूकार है ना, बड़े जमींदार है ना, और जो भी मध्यस्थ लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है और जिनके पास पैसा अवेलेबल होते हैं उनसे पैसा लेती है। उसके अलावा फिर किस प्रकार से फसलों पे बीमा दिया जाता है, जिसे सरकार की हमने फसल बीमा योजना भी सुनी थी, जिसमें किसानों को उनकी जो फसल लग जाती है तो उसका एक बीमा करवा दिया जाता है ताकि उसकी फसल अगर किसी भी रीजन से खराब होती है ना, कोई भी आपदा अगर आ जाती है तो किस प्रकार से आपको उससे कृषकों को नुकसान ना हो। उसके बाद हम लोगों ने भंडारण के बारे में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से स्टोरेज सिस्टम है, वेयर हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, फिर हमने ढांचागत कारक का समझने के बाद कुछ तकनीकी कारक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, है ना, मशीनें किस प्रकार से जरूरी होती है, थ्रेशर मशीन की जरूरत पड़ जाती है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है हमको, है ना, तो यहाँ पे इन चीजों को समझा था। अन्य कारक भी थे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो कच्चा माल हो सकता है या फिर विस्तार जो सेवाएं हो सकती है, शिक्षा प्रशिक्षण किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज समझने के बाद आज हम भूमि को भी कल एक छोटी सी डेफिनेशन के फॉर्म में समझा था, आज फिर समझ लेते हैं कि भूमि इंपॉर्टेंट क्यों होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो सबसे पहले अगर खेती करना है तो जमीन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब कृषि पूरी तरह से भूमि आधारित गतिविधि है। ठीक है, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर भूमि के आकार और गुणवत्ता का सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने कल आपको क्लास में समझाया था। क्या समझाया था कि अगर आपकी भूमि है, ठीक है, अगर आपकी भूमि है और पारिवारिक विवाद या आपके मतलब दो या दो से ज्यादा चाचा है या फिर भाई है, तो कभी कभी क्या होती है कि भूमि ना कई हिस्सों में बट जाती है, और पीढ़ी बदलते ही अगली जनरेशन आते हुए अगर उनके भी बच्चे होते हैं तो इस भूमि के और ज्यादा टुकड़े होने लगते हैं। तो क्या होता है कि भूमि का आकार ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है, और फिर इतने कम एकड़ पे खेती करने से उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है, उतना ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। उतनी ज्यादा अगर इतनी बड़ी भूमि है तो इसमें अगर कोई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होगा, उस पर इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन इतनी सी भूमि के ऊपर अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है कि उसकी लागत ज्यादा हो, उसको प्रॉफिट कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे जो होते हैं व्यवस्थाएं होती है जो ऊपर नीचे होती है, कई प्रकार के मतभेद होते हैं, लेकिन भूमि
भूमि स्वामित्व भी ऋण के विपरीत एक सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानक के कारक के रूप में कार्य करता है। भूमि धारक 2015-16 में मैंने बताया था कि हमारा भूमि का सर्वे भी होता है, उस सर्वे के आधार पर पूरा नॉमिनेट किया जाता है कि किस जगह पे सरकार ये भी हेल्प करती है कि कौन सी जगह पे किस प्रकार के राज्य में किस प्रकार की भूमि पे किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, इसका पूरा सर्वे भी किया जाता है। और जो भूमि धारक होते हैं 2015-16 में औसत भूमि का आकार 1.6 हेक्टेयर से घटकर 1.1 हेक्टेयर हो गया। ठीक है, भारत की 86.21% भूमि कृषि योग्य छोटे भूमि और सीमांत किसानों के पास है, जिसका औसत 2 हेक्टेयर से भी कम है, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक वाले किसान सिर्फ 0.57% है। मतलब भारत की जो भूमि है जो कृषि क्षेत्र के लिए नॉमिनेट हुई है, नामांकित है, उसमें क्या होता है कि लगभग 1947 के बाद से कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें टुकड़े हुए हैं और भूमि के भी छोटे छोटे टुकड़े लगातार होते जा रहे हैं। लोगों के पास बड़ी भूमि, बड़े आकार की भूमि बहुत ही कम बची। अगर देखा जाए तो इस सर्वे के हिसाब से केवल 0.57% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास बड़ी भूमि है, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं। बाकी लोगों के पास जमीन का आकार काफी छोटा हो गया और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग प्रचंड बेरोजगारी की समस्या को भी इसमें देखते हैं। जहाँ आवश्यकता कम लोगों की होती है ना, हमने कल समझा कि जहाँ आवश्यकता तो कम लोगों की लेकिन ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी को भी ये जन्म देता है। इसके बाद आगे देखते हैं भूमि धारक के बाद में क्या उद्देश्य होते हैं, बताइए। भूमि सुधार कानून लागू करने के या कृषि में भूमि सुधार करने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आपके आसपास कोई कृषक परिवार रहता है तो आप ये समझ पाएंगे कि अगर भूमि का आकार छोटा होता जाएगा तो सबसे पहले जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट वहां की जानी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। जितना हमें उपज होनी चाहिए, जितनी उपज यहाँ से प्राप्त की जा सकती है उतनी उपज प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को कम यूज करके क्या करेंगे, लोग खुद से ही काम करने लगेंगे। ठीक है, लोग चाहेंगे कि यार इतनी सी जमीन है, क्या ही हम लोग इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं, तो उस पर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जमीनों के आसपास ये बाड़े भी बना दी जाती है। जब बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं बाड़े बना देती है, भूमि का कुछ हिस्सा तो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो जो पूरा भूमि के आकार में जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की समस्याएं भी आती है। ठीक है, कृषि संरचना की संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, बहुत सारी ऋण ऋण कई बार क्या होता है कि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि उनको ऋण भी अवेलेबल नहीं हो पाता। वित्त की जो समस्या होती है, क्रेडिट की समस्या भी यहाँ पे जन्म ले लेती है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक असमानता के मुद्दों का समाधान करना है, गरीबी और कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की अंतर संबंधित समस्याओं का समाधान करना है और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, भूमि सुधार का लक्ष्य ही ये है कि भूमि सुधार किया जाए, सहकारी कृषि को भी बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ लोगों से अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि क्या करिए आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए और एक बड़े क्षेत्र पे आप लोग खेती कीजिए और फिर क्या होगा, जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन को बांट लीजिए, है ना। लेकिन आजकल लोग इंडिविजुअल खेती करने को प्रेफर करते हैं, किसी के साथ मिलजुल के काम करना लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी सामाजिक असमानताओं के कारण काफी ज्यादा मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के अगर हम सुधार देखें कि सबसे पहले कौन कौन से सुधार किए गए हैं, सबसे पहले जो सुधार किए गए, सबसे पहले मध्यस्थ लोग, है ना, जो मेडिएटर्स होते हैं। मैंने बताया ना कि मेडिएटर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसे कृषक है ना, कृषक ने फसल का उत्पादन तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं ये मध्यस्थ क्या करते हैं, इनसे फसलों को खरीद लेते हैं कम कीमत पर, कम कीमत पे फसलों को खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको मार्केट में बाजार में ज्यादा कीमत पे या फिर बड़े व्यापारियों को या कंपनीज को ज्यादा कीमत पे बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि मूल रूप से जो उत्पादन करता है उसको प्रॉफिट कम होता है, जो मूल उत्पादक है कृषक उसको कहीं ना कहीं लॉस होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत कम प्राइस मिलता है, इस प्राइस में भी उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो ये मध्यस्थ लोग हैं, इनका उन्मूलन करना है। इसके लिए हम लोगों ने सुना था ई नाम योजना भी चलाई थी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एमएसपी भी इसीलिए देती है। ठीक है, किराएदारी में सुधार करना, लीज पे जो भूमि दी जाती है, कई बार होती है कि कुछ लोग होते हैं ऐसा जो जिनको लगता है कि जितनी जमीन उनके पास है इससे उनका भरण पोषण नहीं हो सकता है, उससे उनका इतना ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो वो अपनी भूमि को क्या करते हैं, लीज पे दे देते हैं कि यार तुम उतना उत्पादन करो, तुम्हें इस भूमि पे जो उगाना है उगाओ, हमको सिर्फ क्या चाहिए, इसका हिस्सा चाहिए, जो भी उत्पादन होता है, जो भी पैसा होता है वो। तो उसमें भी सुधार करने की कोशिश की गई। ठीक है, भूमि का पुनर्वितरण किया गया, जिन लोगों के पास
1947 में जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी और जिन लोगों ने ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन हड़प रखी थी, तो उन लोगों से ज़मीन लेके भी सरकार ने उन किसानों को, उन परिवारों को ज़मीन दी है जिनके पास कुछ भी नहीं था। सहकारी खेती, अभी पता है सहकारी खेती का मतलब यही है कि जो भूमि है उस पर सरकार ने कोशिश की है कि भूमि किन लोगों में बांटी जाए। आप लोगों को यही सहकार की भावना बढ़ाना कि आप 2 लोग या 3 लोग मिलके एक साथ एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ पे खेती कीजिए। बड़े लेवल पे खेती करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन कृषक इंडिविजुअल खेती करने को प्रेफर करते हैं। ठीक है, भूमि का समेकन करना। ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी के क्या सुधार है, द्वितीय पीढ़ी के सुधार भी देखे जाए तो भूमि का जो रिकॉर्ड है उसको क्या करना कि भाई भूमि के अब रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। पहले क्या था कि भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, तो जिस जमीन पे जितनी जमीन पे खेती कर रहा है वो जमीन उसकी हो जाती थी। लेकिन नहीं, वो बाद में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स का कारण बनता था और बड़े बड़े डिस्प्यूट्स भूमि को लेके होने लगे। इसलिए क्या किया गया कि भूमि का रिकॉर्ड रखने लगे। भाई जिसकी जितनी भी भूमि है उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, नामांकन कराइए, ताकि कहीं भी मतभेद उसमें ना हो। ठीक है, और फिर क्या होता है कि लोगों को जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां से ऋण लेने में परेशानी ना हो। आपको वित्तीय व्यवस्थाओं में आपको जोड़े रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, नामांकित भूमि होगी तो उसके ऊपर आपको इजीली ऋण अवेलेबल हो जाएगा, है ना। दूसरा है उचित भूमि क्षतिपूर्ति मुहैया कराना। अगर किसी वजह से आपकी भूमि पे कोई क्षतिपूर्ति हो रही है या फिर किसी गवर्नमेंट योजना के जरिए या पुल या बांध या किसी भी वजह से आपकी भूमि का कुछ हिस्सा डैमेज हो रहा है, तो क्या है उसके लिए क्षतिपूर्ति भी गवर्नमेंट मुहैया कराती है। भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराना, वही भूमि को पट्टे पर या लीज पे उपलब्ध कराना। जो लोग जिन लोगों की भूमि वेस्ट है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं या ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर विदेशों में जाके काम करें, उनकी भूमि यूजलेस रखी हुई है, तो वो क्या करेंगे, भूमि को पट्टे पर दे देते हैं। ठीक है, अनुबंध खेती। अनुबंध खेती का मतलब होता है कि क्या करा जाता है कि किसान अपनी खेती में, अनुबंध खेती का मतलब होता है कि पहले से फसल उत्पादन करने से पहले ही किसी उद्योग या किसी कंपनी के साथ क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेंगे कि जो भी इस पे फसल उत्पादन होगा, ठीक है, वो फसल वो कंपनी या फिर सरकार या फिर वो उद्योग खरीद लेंगे और जो भी इसका जो परिवहन लागत रहेगी वो भी वो कंपनी भुगतान करेगी। और जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, जो भी अच्छी किस्म की फसल उगाने के अगर रसायन वगैरह की जरूरत पड़ रही है और उसको लोन नहीं मिल रहा है, तो ये कंपनी स्टार्टिंग में ही कुछ पेमेंट इसको उपलब्ध कराएगी। उसके बाद में जो फसल होगी, जैसी भी फसल होती है, उसको खरीदना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। आप डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट करेंगे तो आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मैं ये फसल नहीं खरीदूंगा। उस पर जैसी भी उपज होती है उसको खरीदना होता है। इससे कृषकों को बहुत ही ज्यादा लाभ हो सकता है। ठीक है, किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई थी और ये कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या है, भू संपत्ति का एकीकरण करना। किस प्रकार से भू संपत्ति का एकीकरण किया जाता है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो विदेशी निवेश होता है उसको बढ़ावा दिया गया है। बोला है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी विदेशी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि बाकी जो उद्योग क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या फिर कुछ यहाँ के जो लोग रहेंगे, लोकल जो कंपनीज होगी, आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की छूट मिली है ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सके, उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति भारत में दी गई है। ठीक है, आप फूलों की खेती कर सकते हैं, बागवानी एपीकल्चर किया जा सकता है, कई बार मधुमक्खी पालन, फिशरीज पालन, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग तरह की खेती को भी प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, अभी तो मत्स्य पालन को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि मशरूम की डिमांड बहुत ज्यादा है, काफी हेल्थी प्रोडक्ट होता है, तो इसके ऊपर इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप जरा इसको अपने कॉपी में जो कॉलम्स आपने कल बनाए थे उसी में मशरूम को ऐड कीजिएगा। कोई भी नई सब्जी, नई फल जिसके ऊपर सरकार इन्वेस्ट करती है, जिसको उगाने से बहुत प्रॉफिट हो सकता है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसके बारे में लिखिएगा कि इसके लिए क्या टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, बीज और रोपण सामग्री का विकास करना और उत्पादन में बढ़ावा देना भी इसका काम है। पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है कि आप पशुपालन बढ़ाइए। ठीक है,
कुत्तों के प्रजनन सहित मछली पालन, जलीय कृषि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि से संबंधित क्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराना, ठीक है। बैंकों को भी इनमें भूमि बैंक को, जैसे ओडिशा में भूमि संयोजन का उपयोग सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये है आपके भूमि सुधार से संबंधित जो कानून पहले बनाए गए हैं, जिसे हम पहली पीढ़ी के कानून कह दें, सुधार कह दें, और फिर दूसरी पीढ़ी के सुधार यहाँ पे है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि सुधार से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स के अलावा मेंस का भी विषय हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो सिंचाई परियोजना। अब भारत में पानी और खाद्यान्य वस्तुओं के बिना जीवन यापन करना संभव नहीं है। फसलों को उगाने के लिए भी कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और भारत के पास जितना भी जल है उसमें बहुत बड़े हिस्से पे कृषि की जा रही है, तो उसको बहुत सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है। विश्व की आबादी का लगभग 17% से भी अधिक है, ठीक है। और हमारे पास विश्व के जल का केवल मुश्किल से 4% ही अवेलेबल है। और 4% जो पानी अवेलेबल है उसका उपयोग करके हम लोग कम से कम 17% जो जनसंख्या है ना, इसकी भरण पोषण कर रहे हैं। फिर वो सिंचाई के लिए भी हो रहा है और लोगों के पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। सिंचाई जल जो उत्पादकता है को सिंचित जल क्षेत्र और फसल उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 किलो चावल उत्पादन करने के लिए भारतीय किसान 3000 से 5000 लीटर जल का उपयोग करता है, जबकि चीन में किसान 350 लीटर जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस अलग अलग समय पे अलग अलग सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है। जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसके बाद से ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही एक बजट के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को एक अलग स्थान मिला था। सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई, अलग अलग बांध बनाए गए हैं सिंचाई परियोजनाओं के लिए, डैम्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियां, झरने, तालाब उपलब्ध ना हो, उनको भी, उन भूमियों को भी अच्छी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। 2000 हेक्टेयर कृषि योग्य प्रभाव क्षेत्रों तक लघु सिंचाई परियोजना, और जहाँ उससे बड़े खेत हैं उनके लिए मध्यम सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, और प्रधान सिंचाई परियोजना उससे बड़े क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। क्या क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जल विभाजक विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, साथ में जल संचयन योजनाएं जैसे डैम, बांध बनाना है ना, तालाब, टैंक बनाना, ये भी सारी गवर्नमेंट की ही योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जल मंदिर गुजरात में बनाया गया है, जैसे पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियां लागू की गई है। जेम्बो नागालैंड में, एरी और ओरानिस तमिलनाडु में, डोंग असम में, अलग अलग जगह पे अलग अलग परियोजनाएं हैं। आवश्यकता के अनुसार हर जगह परियोजना बनाई जा रही है। जैसे कि बैराज बनाया गया था राजस्थान में पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, काट्स और बूंदे हर खेत को पानी योजना चलाई गई है। प्रति बूंद अधिक फसल, ये भी एक योजना चलाई गई है, ठीक है। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में जल घुलनशील उर्वरक का मिश्रण है। मतलब सिंचाई के साथ में ही क्या कराना है, सिंचाई के साथ में ही उर्वरकों को भी फसलों तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए क्या है, उर्वरक की बर्बादी ना हो, इसके लिए ड्रिप सिस्टम के जरिए ही क्या किया जा रहा है कि उर्वरकों को पानी के साथ मिक्स करके उसका छिड़काव किया जा रहा है, ठीक है। पलवार लगाना, साधारण मिट्टी को भूसे, लकड़ी के ढांचे, कटा हुआ छल आदि से ढकने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये जो भी खेती करते हैं उनका एक इक्विपमेंट की तरह से ये लोग यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उर्वरक और जैविक उर्वरक क्या है, क्या होता है कि अगर हम बात करें उर्वरक की, ठीक है, तो उर्वरकों का इस्तेमाल करना हरित क्रांति के समय से ही शुरू हो गया था। यहीं पे हाइब्रिड बीजों के साथ में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था। अब उर्वरकों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया, इससे क्या होता है कि जो फसलें खराब हो जाती है, जो फसलें खराब हो रही है, उन फसलों को खराब होने से बचाने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन उर्वरकों में बहुत सारे क्या होता है, नाइट्रोजन के तत्व होते हैं, पोटेशियम के तत्व होते हैं, कैल्शियम के तत्व होते हैं। इनसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये तत्व क्या होते हैं कि भूमि के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और भूमि के अंदर मिक्स होने के साथ में जो कीट होते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जो फसल को खराब करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि चलिए इससे पैदावार अच्छी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि ये सिर्फ भूमि के अंदर जाके ही नहीं, जबकि कोई पौधा अगर यहाँ से निकल रहा है तो उसके कुछ अंश इस पौधे के अंतर्गत भी आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जब इनको हम लोग यूज करते हैं, खाद्यान्न के लिए रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। जो भी रासायनिक उर्वरक होते हैं
और लंबे समय के लिए इस पे जब सर्वे किया गया है ना, तो जब लंबे समय में से सर्वे किया गया तो पता चला कि इससे क्या होती है कि जो भूमि की उर्वरता क्षमता होती है, भूमि की उर्वरता क्षमता होती है वो क्षीण होने लगती है। भूमि की उर्वरता क्षमता क्षीण होने लगती है क्योंकि क्या करते हैं कि ये जो तत्व होते हैं, जो नाइट्रोजन पोटेशियम है ना और जो कैल्शियम के जो तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं कि भूमि के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो लंबे समय तक, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप लगातार फसलों को केवल इतने रसायन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप रसायनों का छिड़काव जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं फसल खराब ना हो जाए। जरूरत से ज्यादा जब क्या होता है कि किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो भूमि के अंदर जो बैक्टीरियाज पनपते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज पनपते हैं जो कि उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जाते हैं। ठीक है, और भूमि क्या होती है, उसे भूमि में जब बैक्टीरियाज ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो क्षीण होगी, है ना, जो पकड़ होती है उसकी पौधे को बनाए रखने की वो क्षीण होती जाएगी, वो उतना पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं भूमि को नुकसान होता है। उसके बाद जब ये कण अधिक मात्रा में होते हैं तो ये क्या होते हैं, फसल के साथ खाद्यान्न में शामिल हो जाते हैं, तो ये मानव हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है। इससे लंबे समय में देखा गया कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको रोकने के लिए कि यार अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल न किया जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैविक खाद्य का इस्तेमाल किया जाए। तो ये जैविक किसानों के द्वारा की जाती थी, वापस से रासायनिक उर्वरकों से हम निकल के, रासायनिक चीजों से निकल के वापस से हम लोग जैविक खाद्य का इस्तेमाल किया जाए, जो कि गोबर है और उसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल होता है, जो घरों से निकला हुआ वेजिटेबल रहता है वो, और साथ में भी जो भी घास फूस वगैरह रहती है उसे जो जैविक खाद्य बनाती है उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरता क्षमता बनी रहेगी और हमको अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, यही है। देखिए फास्फोरस है, आदर्श कौन कौन से हैं उर्वरक, हम लोग नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस पोटेशियम को मिक्स करते हैं। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट जो है उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इससे क्या होता है, चीन के बाद यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, भारत। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, इतने ज्यादा कंज्यूमर है, वर्ल्ड के 17% कंज्यूमर्स हमारे यहाँ है। इसके अलावा उत्पादन होने के बाद हम लोग फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो हमने अमेरिका को लगभग 17 क्विंटल चावल भेजा है। ठीक है, हम लोग यूक्रेन को गेहूं भेजते हैं। ठीक है, और कई खाड़ी देशों को भी हमारे यहाँ से गेहूं जाता है, चावल जाता है, चीनी जाता है। तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं कि अपने इस्तेमाल के अलावा मोटा अनाज का निर्यात भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, मोटे अनाज की डिमांड भी बहुत रहती है जो कि भारत में होता है। ठीक है, तो कई सारे खाद्यान्न जो हम इस्तेमाल करने के अलावा अदर कंट्रीज को भी भेजते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत बनता जा रहा है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उत्पादन भी ये लोग करते हैं। 8 मुख्य उद्योगों में से एक है नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग, नीम लेपित यूरिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया भी जिसे कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भोजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी इसी क्षेत्र में थी, उर्वरकों पर सबसे बड़ी सब्सिडी दी जाती है भोजन के बाद, चूंकि इसका इस्तेमाल कृषक करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, अब यूरिया और पोषक तत्व निर्धारित, ये डायग्राम भी देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम और कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, जिंक हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, मोलिब्डेनम हो गया, ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। जो ये हमारे स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं इनकी वजह से। ठीक है, अब यूरिया और पोषक और ये जो सब्सिडी है इसके बारे में दिया है, यह एनबीएस का मतलब जो होता है पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी दी जा रही है उसके अंतर्गत यूरिया शामिल नहीं है। ठीक है, यूरिया एक गुड एलिमेंट नहीं है और ये शामिल नहीं है। नाइट्रोजन का उर्वरक स्रोत है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना का भाग यूरिया सब्सिडी, जो पूरे देश में यूरिया आवागमन के लिए सब्सिडी शामिल होती है क्योंकि हर कृषक इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, यूरिया को प्लाईवुड और पशु चारे के निर्माताओं को अवैध रूप से उपलब्ध कराना, नीम लेपित यूरिया बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में चोरी छिपी काली बाजारी भी होती है। काला बाजारी तो हर चीज की होती है, फिर खाद्यान्न की वस्तुएं ले लीजिए आप, यूरिया ले लीजिए। ठीक है,
और फिर ये कब शुरू की गई थी? 2010 में शुरू की गई थी और इसका काम था खाद्य उर्वरकों के विभाग द्वारा कार्यान्वित, खाद्य उर्वरकों के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। खाद्य उर्वरकों का एक विभाग ही बना दिया गया है। उत्पादों की बजाय पोषक तत्व संरचना NPK, पोटेशियम, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, है ना, इनके क्या करना है? सब्सिडी से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, है ना। नाइट्रोजन युक्त बहुत अधिक यूरिया का उपयोग को रोकना था और पोटेशियम, कैल्शियम उर्वरकों की खपत को बढ़ाना था। पोटेशियम और कैल्शियम कहीं ना कहीं ठीक होते हैं, नाइट्रोजन बहुत हानिकारक होता है, लेकिन उसके उत्पादन को रोकना है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए यूरिया का अति उपयोग हानिकारक होता है, भू स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसी कारण जो संतुलित निषेचन की प्रक्रिया पूरी की जा सके और 22 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। लास्ट इसका हम जो टॉपिक समझेंगे नीम लेपित यूरिया। मैंने वही बताया कि नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इसके धीरे धीरे नाइट्रोजन सॉइल के साथ में मिक्स करके नाइट्रोजन सॉइल के रूप में इसको भूमि में छिड़का जाता है, चाहे पानी के जरिए, मतलब पंप के जरिए, पीछे पंप लेके फसलों पे छिड़काव होता है। ठीक है, उर्वरकों का सप्लाई होता है। फिर क्या करता है? इम्प्रूव्ड जो प्लांट होते हैं वो प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होता है? इससे जो यील्ड होती है, जो आपकी फसल होती है, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक समझे हैं, 3 टॉपिक समझे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, ओके।